आज हम साहित्य सलीला पर फिर से एक नई कहानी दुलाई वाली लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस कहानी की लेखिका राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें हिंदी साहित्य में बंग महिला के नाम से जाना जाता है, लेखिका हैं। यह कहानी 1907 में उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई है और हिंदी की पहली मौलिक कहानी होने का श्रेय इस कहानी को जाता है। कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं, बंशीधर और उनके मित्र नवल किशोर, और साथ ही दोनों की पत्नियां, जहां एक बंशीधर की पत्नी अपने मायके बनारस आई हैं और उनको लेने के लिए बंशीधर इलाहाबाद से बनारस आए हैं। वहीं दूसरी ओर उनके मित्र वो आगरे से अपनी पत्नी को ले करके उन्हीं के साथ इलाहाबाद जाने वाले हैं और उन्होंने तार के द्वारा उनको यह संदेश भिजवाया है कि हम दोनों मुगल सराय में मिलेंगे और वहीं से इकट्ठे इलाहाबाद के लिए रवाना होंगे। तो यहाँ बनारस का दशाश्वमेध घाट दिखाया जाता है, जहाँ से स्नान करके बंशीधर जल्दी जल्दी एक हाथ में अपनी भीगी हुई धोती लिए और सूती की कई डिब्बियाँ और सुंघनी लिए हुए गोदौलिया की तरफ जाते हुए दिखाए जाते हैं। वहाँ एक पुराने जीर्ण शीर्ण मकान में वो घुसते हैं, जिसका पहला तल बहुत ही अंधेरा है, लेकिन दूसरा तल मनुष्य के रहने के योग्य है। वो जाते हैं, एक स्थान पर अपना सारा सामान रखते हैं और तुरंत सीता सीता की आवाज़ लगाते हैं। उनके सामने एक 10 वर्ष की बालिका उपस्थित होती है, जिससे वो कहते हैं कि जा कर के अपनी बहन से कह दो कि वो जल्दी से अपने सब सामान बांध ले और हम आज ही इलाहाबाद के लिए निकलेंगे। सीता चली जाती है और उसके साथ बंशीधर की पत्नी जानकी देवी उपस्थित होती हैं, जो बंशीधर के प्रस्ताव को सुन करके बहुत अधिक हतप्रभ हो जाती हैं और कहती हैं कि इतनी जल्दी जाना कैसे हो सकेगा, हम तो कल जाने वाले थे, फिर ये आज जाने की बात क्यों। तब बंशीधर कहते हैं कि अरे, नवल किशोर का कलकत्ते से तार आया है, वे आ रहे हैं और आगरे से अपनी पत्नी की विदाई करा करके वो हमारे साथ ही मुगल सराय से इलाहाबाद के लिए चलेंगे। वास्तव में बंशीधर के मामा के लड़के हैं नवल किशोर और वो बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, किंतु उनके इस हंसी ठट्ठे वाले स्वभाव से जानकी देवी थोड़ी आतंकित दिख पड़ती हैं और वो कहती हैं कि उनके साथ नहीं जाने से क्या तुम्हारी मित्रता में बट्टा लग जाएगा, लेकिन तुम तो अपनी बात पर अड़े रहोगे। परंतु एक बात बता दूं कि मुझे उनका ये हंसी ठट्ठे वाला स्वभाव पसंद नहीं है। असल में एक बार जब जानकी देवी अपनी ससुराल में पूड़ियाँ तल रही होती हैं, तभी वहाँ नवल किशोर आते हैं और वे ज़ोर से अपनी बुआ को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं कि देखो बुआ, तुम्हारी बहू चौके में पूड़ियाँ खा रही हैं। किंतु उसके इस हंसी ठट्ठे वाले स्वभाव को जान करके उनकी बुआ बुरा नहीं मानती हैं और वो कहती हैं कि बहू अपनी ससुराल में अपने घर में ही तो है, यहाँ वो खाने पहनने के लिए ही आई है और यदि ऐसा करती है तो इसमें बुराई क्या है। तब बंशीधर कहते हैं कि ठीक है भाई, मैं उसे कह दूंगा कि तुम रोटियां तक तो खाती नहीं हो, पूड़ियां क्या खाओगी। और ऐसा कह करके वो उसे तैयार होने का निर्देश देते हैं। वह जल्दी जल्दी अपने कपड़े लत्ते इकट्ठा करती है, उनकी गठरी बनाती है और माँ से भी यह संदेश दे देती है कि आज ही जाना है। यह सुनकर माँ भी रोने लगती है। जानकी देवी तो पहले से ही रुआंसी होती हैं और वो रोते धोते माँ बेटी विदाई की तैयारी करने लगती हैं। बंशीधर की ससुराल में उनके एक साले और साली के अलावा उनकी सास हैं। ससुर का देहांत कुछ समय पहले हो गया है और इसके पश्चात घर में कोई कमाने वाला न होने के कारण घर की आर्थिक अवस्था थोड़ी अच्छी नहीं है। साला उनका अक्सर बीमार रहता है और वो चारपाई पर ही पड़ा रहता है। जाने के लिए वहाँ से उन्होंने सोचा कि कोई इक्के या पालकी की व्यवस्था की जाए। उनको लगा कि इक्के पर औरतों की सवारी ठीक नहीं रहती है, क्योंकि उस पर उनको पराये पुरुषों के साथ बैठना पड़ता है, तो पालकी ही ठीक रहेगी। और वो स्वयं निर्णय करते हैं पालकी ले आने के लिए, किंतु उनको पता चलता है
कि पालकी का 1.5 रुपये लगेगा। तो वो सोचते हैं कि इक्का क्या बुरा है, और साथ में तो वो जा ही रहे हैं। तो वो इक्के वाले को लेकर आते हैं और इक्के पर सामान असबाब लाद करके वो पत्नी के साथ निकल पड़ते हैं। पत्नी विदाई के दुख में रोती जाती है और वो रोते रोते ही कुछ रास्ता जाती है, परंतु कुछ समय पश्चात वो अपने आंसू पोंछ लेती है। वे दोनों ही ट्रेन से मुगल सराय के लिए पहुंचते हैं। वहाँ पत्नी को एक स्थान पर बिठा करके वो 1.5 दर्जे का टिकट लेने के लिए उस पार जाते हैं और वहाँ से 1.5 दर्जे का टिकट लेकर आते हैं। प्लेटफार्म पर वो अपने मित्र की प्रतीक्षा करते हैं। जब उन्हें वहाँ वो दिखाई नहीं पड़ते तो जिस ट्रेन से उनको जाना था उस ट्रेन के वो 2-3 चक्कर लगा के हर डब्बे में जाते हैं और देखते हैं कि नवल किशोर कहाँ हैं। लेकिन बहुत ढूंढने पर भी नवल किशोर उनको दिखाई नहीं देते। तो मन में उनके बड़ी खीज उत्पन्न होती है कि जब उसे आज आना ही नहीं था तो उसने तार क्यों दिया। खैर, अब तो घर से निकल ही पड़े हैं तो अब इलाहाबाद के लिए जाना ही पड़ेगा। ऐसा सोच करके वो जब 1.5 दर्जे के डब्बे में जाते हैं तो देखते हैं कि उस डिब्बे में कलकत्ते से आने वाले यात्रियों की बहुत भीड़ है। ऐसा देख करके वो वापस आ जाते हैं, पत्नी को जनाने डब्बे में बैठाते हैं और स्वयं 3 दर्जे के डब्बे में सवार हो जाते हैं। वहाँ कुल 10-12 यात्री होते हैं। वहाँ फिर वो इधर उधर देखते हैं किंतु उन्हें अपने मित्र का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है। साथ ही साथ वो देखते हैं कि डिब्बे में एक भले घर की स्त्री जो सर से पांव तक वस्त्रों से ढकी है, लंबा सा घूंघट काढ़े है, वो बैठी है चुपचाप। और देखते ही देखते ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ती है। वह स्त्री अपना थोड़ा सा मुंह खोलकर खिड़की से बाहर देखती है, मानो उसे किसी की प्रतीक्षा है। वो उसकी व्याकुलता बढ़ती जाती है जैसे जैसे ट्रेन गति पकड़ती जाती है और अंत में जब वहाँ कोई नहीं दिखाई देता है तो वो रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ सुन करके कई स्त्रियां जो उस डिब्बे में बैठी होती हैं वो अनुमान लगाती हैं कि शायद इसके साथ का यात्री या इसका पति छूट गया है। तो वो कहती हैं, लगता है कि जो इनके साथ थे वो छूट गए हैं, नहीं आ पाए हैं। तो दूसरी कहती है, हो सकता है वो किसी और डिब्बे में बैठे हों। इस तरह से बातें करते करते वो स्त्रियां उसको ढाढ़स बंधाने का प्रयास करती हैं और इस क्रम में कई कहानियां सुनाती हैं कि किस तरह से एक लोगों के साथ और भी ऐसी घटना हुई और उनके पति के छूट जाने के बाद रेल को तार दिया गया और तब जाकर के दूसरे स्टेशन पर उसका व्यक्ति उसको मिला। यह बातें सुन करके वो स्त्री और भी अधिक परेशान हो जाती है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं किंतु उस स्त्री का रोना नहीं रुकता है। इतने में बंशीधर कहते हैं, पूछते हैं कि कहाँ जाना है और पता चलता है कि उस स्त्री को भी इलाहाबाद जाना है। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, हम भी इलाहाबाद जा रहे हैं और जब तक आपके साथ के लोग आ नहीं जाते हैं तब तक हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। इस तरह से कह करके वो ढाढ़स बंधाने लगते हैं उस स्त्री को और वो स्त्री रोती ही जाती है, उसका रोना कम नहीं होता है। इस तरह से देखते देखते एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन निकल जाता है और ट्रेन इलाहाबाद आकर के पहुंच जाती है। साथ की स्त्रियां जो उसके साथ पहले रुकने को तैयार थीं कि जब तक उसके साथ का व्यक्ति ना आ जाए वो उसके पास रहेंगी, वो धीरे धीरे मौका पा करके वहाँ से जाने लगती हैं नज़र बचा करके। एक वृद्धा को बंशीधर जबरन रोक करके रहते हैं कि जब तक इनके साथ के व्यक्ति नहीं मिल जाते तब तक आप बैठी रहें। ऐसा कहकर वो ढूंढने लगते हैं कि इसके साथ का जो व्यक्ति है वो कहाँ गया। इलाहाबाद स्टेशन पर बहुत ढूंढने के बाद भी उनको उस स्त्री के साथ का संभावित व्यक्ति नहीं दिखता। तब वो निराश होकर लौटते हैं और जहाँ वो स्त्री थी और उनकी पत्नी को उन्होंने बिठाया था वो देखते हैं कि वहाँ दोनों ही नहीं हैं। अब वो बहुत ही घबरा जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी दूर से उनको अपने मित्र आते हुए मुस्कुराते हुए आते हुए दिखाई देते हैं और पास आकर के कहते हैं कि क्यों, आज तुम्हें
कैसा मैंने चकमा दिया। इस पर बंशीधर थोड़े से नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि क्यों जी, इतनी देर से जब मैं तुम्हें ढूंढ रहा था तुम तो कहीं दिखाई नहीं दिए और अचानक से कैसे प्रकट हो गए। तब वो कहते हैं कि मैं उसी डिब्बे में यानी 1.5 दर्जे के डिब्बे में बैठा हुआ था और तुम्हें देख रहा था कि किस तरह से तुम परेशान हो रहे हो। उन्होंने कहा मेरी तो बात छोड़ो, लेकिन उस स्त्री की सोचो जो तुम्हारे लिए घंटों रोती रही थी और फिर भी तुम नहीं आए। इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि अरे मैं तो वहीं तुम्हारे पास 1.5 दर्जे के डिब्बे में बैठा हुआ तुम सबको देख रहा था और तुम्हारी परेशानी पर मैं मन ही मन हंस भी रहा था। इस पर बंशीधर बहुत नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि देखो इस तरह का हंसी मजाक अच्छा नहीं है, मेरी तो छोड़ो, उस बेचारी स्त्री की तो जान ही निकल गई थी जो तुम्हारे साथ आई थी। अच्छा ये बताओ अब वो कहाँ है। तब वो कहते हैं कि घर जाने के लिए मैंने एक पालकी का बंदोबस्त कर लिया है और मेरी और तुम्हारी पत्नियां वहीं बैठी हुई हैं। दोनों मित्र गले लगते हैं और वे हंसते हुए उस पालकी की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे दोनों स्त्रियां उनकी प्रतीक्षा कर रही होती हैं और इस तरह से वो हंसते मुस्कुराते साथ में अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो इस पर लाइक करें और इसी तरह की कहानियों को आगे सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिजनों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत